नमल कोलंबो एक साहिली शहर था। हवा हम्मा वक्त पुरनम रहती थी। साहिल के करीब चंद होटल्स की बुलंदो बाला इमारतें थीं। उनमें एक नीले शीशों से ढका एक ऊंचा और आलीशान होटल भी था। उसकी रिसेप्शन पे रोशनियां, टूरिस्ट, गहमा गमी गर्ज, हर वो अनसर बिखरा था जो किसी भी होटल का खासा होता है। ऐसे में सुर्ख स्कार्फ वाली खामोश सी आबदार को फंसी रिसेप्शन से दाएं जानिब ले जा रहा था। वो सूट में मलबूस दुबला पतला ऊंचा सा मर्द था। सर बालों से साफ, स्याह चिकना सा, रंगत भी बेहद स्याह जैसे कोई हबशी हो, और दांत इतने ही सफ़ेद। आइए, वो ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद खुले से किचन में आए जहाँ कितारों में काउंटर्स बने थे और सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस बावर्ची काम करते नजर आ रहे थे। फसी आगे चलता हुआ पेंट्री में आया, दरवाज़ा बंद किया। वो दोनों अंदर तन्हा रह गए तो उसने दीवार पे लगे स्विच बोर्ड को हाथ से दबाकर एक तरफ स्लाइड किया। नीचे एक की पैड था। उसने 4 नंबर प्रेस किए तो दीवार में दर्जी उभरी और फिर दीवार एक तरफ स्लाइड हो गई। आगे लिफ्ट के बंद दरवाजे थे और साथ एक आला लगा था। फसी ने बटन दबाया, फिर अपनी ठोड़ी आले पे रखी। रोशनी की लकीर निकली, उसकी आंख के रेटिना को तशखीस किया। हरा सिग्नल बचा और दरवाज़ा खुल गया। कितने लोग इस जगह से आगे जा सकते हैं? लिफ्ट में सवार होते उसने पूछा था। सिर्फ 3 लोग, मैं, इस किचन का हेड शेफ जो हमारा अहम आदमी है, और हाशिम करदार। उनके अलावा कोई इस लिफ्ट को नहीं खोल सकता। क्या मेरी माँ को भी इसी जगह रखा था बाबा ने? वो आहिस्ता से बोली। फसी एहतरामन खामोश रहा। लिफ्ट में एक फ्लोर नीचे गई। दरवाजे खुले, आगे राहदारी थी। उसके इख्तिताम पे एक और दरवाज़ा था। उसको खोलने के लिए 3 लॉक्स थे। पहले फसी ने कोड दाखिल किया। अब्दार ने कनखियों से देखा 9 2 3 6, फिर उंगलियां रखीं। फिंगरप्रिंट ओके हुआ तो ऊपर लगे आले में ठोड़ी रखी ताकि शुआ उसकी आंख को शनाख्त कर सके। बिलाखिर दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक लाउंज सा बना था। चंद कार्ड्स इधर मौजूद थे और एक कोने में बने किचन में फियोना मेड काम कर रही थी। फसी ने आबी के करीब सरगोशी की। ये मेरी एनजीओ है। इसको हमने यही बताया है कि ये इंडिया में है। लड़के को भी यही मालूम है। आबी ने सिर्फ एक गिला अमेज नज़र उस पर डाली और आगे आई। सामने एक कमरे के दरवाजे पे गार्ड्स पहरे दे रहे थे। आप देख सकते हैं, वो सिर्फ एक मेहमान है। पहले मैं समझी थी कि सिर्फ वो कैदी है, लेकिन ये गार्ड्स, ये मुलाजमा, ये सब कैदी हैं। शौकीन नज़रों से उसे देखकर बोली तो वो खामोश हो गया। मैरी आहट पे बाहर निकली तो इन दोनों को देखकर चौंकी। निगाहें आबदार पे जा ठहरी। मिस आबदार, उसे हैरत हुई। मिस आबदार को सदी यूसुफ से मिलना है। आबी मैरी को जवाब देकर संजीदा सी फसी के साथ दूसरे कमरे में आ गई। ये एक आम सा साइंसदान तुम लोगों के लिए इतना ख़ास क्यों है? तुम इस जैसे 10 साइंसदान खरीद सकते हो। बिलाकर वो बोल उठी। मैंने भी हारून साहब से यही कहा था, लेकिन हाशिम ने उन्हें शीशे में उतारा हुआ है। लड़के के पास हाशिम के राज हैं। उनकी हिफाजत के लिए वो इसे यहाँ मुक़य्यद रखना चाहता है। उसे मार नहीं सकता और चाहता है सारा खर्चा भी हम करें। फसी भी नाखुश था, मगर जिस दिन हारून साहब को लगा ये बिल्कुल नाकारा है, उस दिन वो उससे जान छुड़ा लेंगे। आबदार का दिल ख़राब होने लगा, मगर चेहरे पे सपाट सा तासुर रखे वो मुंतज़िर बैठी रही। उंगलियां वो मुसलसल इस तरह भी अंदाज में मरोड़ रही थी। आहट पे भी उसने जुम्बिश ना की, यहाँ तक कि वो उसके सामने कुर्सी पे आ बैठा। अब कि अब्दार ने निगाह उठाकर देखा। वो छोटे घुंघरैले बालों वाला दुबला पतला नौजवान था जिसकी रंगत कमलाई हुई थी। बैठते साथ ही वो बगौर इधर उधर कमरे का जायज़ा ले रहा था, फरार की किसी रूज़न की तलाश में शायद। फिर आबदार को देखा और फिर उसके अक़ब में खड़े फसी को। सदी यूसुफ, ये आबदार उबैद हैं, एक हिप्नोथेरेपिस्ट। तुम्हें इनके साथ एक सेशन करना है। ये कारदार साहब का हुक्म है। सदी ने बारी बारी इन दोनों को देखा। अबरू तन गए। कारदार साहब को कहो अपने अहकामात अपने मुलाजमों तक रखें। इन दोनों की तरफ इशारा किया। महदूद रखें तो बेहतर होगा। आराम से। फसी ने सख्ती से हाथ उठाकर उसे घूरा। ये हारून उबैद की साहबजादी हैं। तुम थैंक यू फसी, क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकते हो? वो गर्दन उठाकर फसी को हतमी नज़र से देखते बोली तो वो खामोश हुआ, फिर बाहर निकल गया।
और दरवाज़ा बंद कर दिया। अवतार ने निगाहों का रुख उसकी तरफ फेरा। वो तनदेही से उसे देख रहा था। सो तुम हाशिम कारदार के मेहमान हो? सपाट सा गोया हुई। आपको क्या चाहिए मुझसे? वहाँ भी इतना ही शको शुबा था। मुझे नहीं, कर्नल खाबर को तुम्हारे वकील का नाम चाहिए। डोर नंबर 1, तुम मुझे वकील का नाम बता दो। डोर नंबर 2, मैं तुम्हें हिप्नोसिस के ज़रिए कंप्रोमाइज्ड पोजीशन में ले आऊँ जहाँ तुम कमज़ोर होकर उसका नाम खुद ले दो। अब बताओ सादी यूसुफ, पहल मैं करूँ या तुम करोगे? सादी हल्का सा मुस्कुराया और आगे को हुआ। इन जादूगरों ने कहा, ए मूसा, पहले आप डालेंगे असा या पहले हम डालें अपनी रस्सियाँ? सो हाशिम का अगला पता एक हिप्नोटिस्ट को मेरे सामने लाना है। मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में झांका। या तो हाशिम ने आपको मेरे बारे में तमाम मालूमात नहीं दी, या आपने उसको हिप्नोटिज़म के बारे में तमाम मालूमात नहीं दी, क्योंकि आप किसी को उसकी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ हिप्नोटाइज सिर्फ तब कर सकते हैं जब वो कमज़ोर असाब का मालिक हो। मेरे जैसा आदमी इतनी आसानी से हिप्नोटाइज नहीं होता। अबदार बस ताज्जुब से उसका चेहरा देखती रही। एक मासूम नर्म मुस्कुराता लड़का जो कैफ़े में बैठा खुद से बड़ी टीचर को समझा रहा था, वो कहीं खो गया था। ये तंज, ये लहजे और ज़ख्मी आंखों वाला नौजवान उनको कोई और लग रहा था। सादी यूसुफ, उसने गहरी सांस ली। मैं फ़िरौन के सहारों में से नहीं हूँ, क्योंकि डोर नंबर 3 ये है कि तुम इन दोनों रास्तों से इनकार कर दो और मैं खामोशी से वापस चली जाऊँ, क्योंकि ना मुझे तुम्हें हिप्नोटाइज़ करने में दिलचस्पी है, ना वकील का नाम जानने में। मैं क्लिनिकल डेथ पे रिसर्च कर रही हूँ। सुना था तुम भी क्लिनिकल डेथ का शिकार हुए थे। खावर और बाबा को मैंने यही कहा है कि मुझे तुम्हारा तजर्बा सुनने में दिलचस्पी है। ये भी झूठ है। एक सांस में बोलते हुए वो रुकी। साथी ने आंखों की पुतलियाँ सुकेड़ कर उसे देखा। फिर क्यों आई हो तुम? सिर्फ ये देखने कि बाबा वाकई किसी इंसान को कैद कर सकते हैं या नहीं? ओह अच्छा, तो तुम इंसानी हमदर्दी के तहत आई हो। यूँ करो, जाकर हाशिम से कहो डॉक्टर माया के मुतबादल के तौर पे लड़कियों को भेजना छोड़ दे। मैं समझी नहीं। उसने वाकई नासमझी से चेहरा उठाकर उसे देखा। सादी उसी तरह जख्मी सा मुस्कुराया। अगर तुम्हारे अंदर इतनी इंसानी हमदर्दी होती तो नौशरवान को अपने मंगेतर से यूँ पूरी तरह ना पिटवाती। आबदार के आबरू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। क्या? और उस पे मुस्तज़ाद तुम उसी कैफ़े में बैठी थी जब तुम्हारा मंगेतर उसको पीट रहा था। ऐसे ज़ाहिर मत करो जैसे तुम्हें याद नहीं। तुम हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ अरसे के लिए आई थी। मैं एक दफ़ा कोई चेहरा देख लूँ तो भूलता नहीं हूँ। आंखों में उस लड़की के लिए गुस्सा था। वो बस उसे देख कर रह गई। ना मैं तुम्हें जानती हूँ, ना तुम मुझे जानते हो, तो तुम मुझसे इतने खफा क्यों हो? तुम हारून उबैद की बेटी हो। हारून उबैद वाइल्ड कार्टेल का एक अहम रुकन है। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे 2 सेकंड में सारी कहानी समझ आ गई है। हाशिम ने मुझे हारून उबैद के हाथों बेच दिया है। हाशिम कारदार फ़िरौन है जिसके पास बहुत से ताकत है। और तुम्हारा बाप, जानती हो वो कौन है? अबदार ने नम आंखों से उसे देखा। बोली, कुछ नहीं। फ़िरौन का एक दोस्त था, एक आदमी जिसके पास बहुत दौलत थी, जिसके खजानों की कुंजियाँ कई लोग मिलकर उठाते थे। उसका नाम था कारून। फ़िरौन और कारून दोनों एक दूसरे पे निसार करते थे। दोनों एक से गुनहगार थे। तुम भी उनकी साइड में हो। मैं उनके किसी काम में शरीक नहीं हूँ। उसका गला रंधा था। तुम मुझे नहीं जानते। मेरे बारे में इतने बड़े नतीजे कायम मत करो। ना मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, ना उनके साथ हूँ। मैं गैर जानिबदार हूँ। सदी तल्खी से मुस्कुराया। दोज हू लिव्ड विदाउट इन्फेमी और प्रेस। अवतार को धक्का लगा। हैरत और दुख से आंखें साबित हुईं। तुम मेरा मुवज़ना डेनेट की जहन्नम के जहन्नमियों से कर रहे हो। तुम कैसे किसी इंसान के बारे में इतने जजमेंटल हो सकते हो? साथी चंद सानिया उन्हीं शक शुबे के स्या सुरमई बादलों के दरमियान घेरा उसको देखता रहा। अगर तुम वाकई उनकी अहलकार नहीं हो, जिसमें मुझे शक है, और अगर तुम वाकई इतनी ही गैर जानिबदार हो जितनी खुद को जाहिर कर रही हो, तो याद रखना, वो लोग जो जालिम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते और खुद भी कोई गलत काम नहीं करते, वो जो गैर जानिबदार होते हैं, अल्लाह उनको उनकी नमाज़ों और सदक़ात के बावजूद अज़ाब से महफूज नहीं रखेगा। मैं कोई नेक आदमी नहीं हूँ, न मुझे खुद पे कोई गुरूर है, मगर मैंने जुल्म के ऊपर न्यूट्रल रहने की बजाय साइड मुंतखब की है। मैं जानिबदार हूँ और मुझे फ़ख्र है अपनी जानिबदारी पे। सो मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूँ यंग लेडी। आगे को झुके उसकी आंखों में देखते चबा चबा कर बोला, गैर जानिबदार रहने वालों को फलाह और बका की सारी उम्मीद तर्क कर देनी चाहिए,
क्योंकि जब आज़ाब आएगा तो वो सिर्फ उन लोगों पे नहीं आएगा जो बुरे काम करते थे। अल्लाह ने नहीं बनाए किसी आदमी के सीने में दो दिल। अगर आपका दिल अच्छे लोगों के साथ नहीं है तो वो बुरे लोगों के साथ है। कुर्सी जाहिरियत से धकेल कर उठा। डोर नंबर 3। मैं इनकार करता हूँ, तुम चली जाओ, अल्लाह हाफिज़। और कंधे झटका बाहर निकल गया। आबदार गोद में हाथ रखे उसी तरह डूबते दिल के साथ बैठी रही। पर्स में मोड़ा तोड़ा सा कागज़ भी वैसे ही रखा था और इस लड़के का अंदाज उस कागज़ के लिखने वाले जैसा ही था। उसको जब पहली दफ़ा देखा था तो वो किसी को उम्मीद दिला रहा था। आज जब देखा तो वो उम्मीद तोड़ रहा था। ये वो नहीं था जिसको उसने कैफ़े में देखा था। वो कहाँ खो गया था? सुबह की चमकीली किरणें छिन छिन कर जुमर के कमरे में गिर रही थी। सैम का मैट्रेस हट चुका था। जुमर आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। घुंघराले बाल जूड़े में बंधे थे और सफ़ेद लंबी कमीज के ऊपर वो ब्लैक मिनी कोट पहने हुए थी। तभी हना ने अंदर झांका। आज क्या होगा कोर्ट में? फारिस को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, फिर पुलिस उसका रिमांड लेगी और उसको वापस थाने ले जाकर हवालात में बंद कर देंगे। अपना बैग और फाइल्स उठाकर वो घूमी तो चौखट पे खड़ी हना ने शाइस्तगी नज़रों से उसे देखा। ये ब्लैक कोट, ये केस फाइल्स, ये कोर्ट रूम ट्रायल्स। ठंडी सांस ली। ये हमेशा मेरी फैंटेसी रही है। बीए क्लियर करने के बाद मैंने सोचा था कि आगे नहीं पढ़ूंगी, लेकिन अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी लॉ करूं। जुमर जवाब दिए बिना अपनी चीज़ें उठाए बाहर आई। हुनैन 7 सीढ़ियाँ उतरते कह रही थी, मैं और सैम भी आपके साथ जाएंगे। देखें, इनकार मत कीजिएगा। वो सफ़ेद और स्याह जूड़े में मलबूस, बाल सलीके से फ्रंट चोटी में गुंदे, कंधे पे लंबी स्ट्रिप का पर्स लिए तैयार थी। तैयार तो सैम भी था। कॉलर कफ वाली ड्रेस शर्ट और नहाकर गीले बाल सलीके से पीछे को जमाए वो सोफे पे बैठा बूट के तस्मे बांध रहा था। जुमा ने गहरी सांस ली। तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे, फर्ज को बुरा लगेगा। मैं जेल भी गई थी एक बार। जब वो हथकड़ियों में हों तो ज़्यादा एहतजाज नहीं करते। खैर, आप ना लेकर जाएं, हम टैक्सी कर लेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। जुमर ने शाने उठा दिए। वो दोनों पुरजोश से उसके साथ बाहर निकल थे। सेशन कोर्ट के अहाते के बाहर जब जुमर कार रोकी तो हना ने शाइस्तगी जब जुमर ने कार रोकी तो हना ने सताइशी नज़रों से दूर इस कदीम तर्ज की इमारत को देखा। मुझे भी लॉयर बनना है जुमर, और एक अज़म लिए बाहर निकली। जुमर अजनबी गेट तक उसी खामोशी से आई, फिर रुकी। हना की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ पकड़ लो। हुनैन की आंखों में खौफ की उतरी। उसे बहुत बुरा लगा था। अल्लाह, जुमर, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। जुमर कुछ कहते कहते रुकी और फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई। दोनों उसके दाएं बाएं चलते साथ आए। गेट के अंदर सैम मर्दों वाले हिस्से से गुजर गया। वो ख़वातीन के तलाशी वाले कमरे से गुजरे। सामने कचहरी के वसी मैदान नजर आ रहे थे, कहीं सब्ज़ा, कहीं इमारत। हुनैन ने कदम बढ़ाया तो दिल जोश से भर गया। पहली दफ़ा कोर्ट जा रही थी। वाओ, मामू की गिरफ्तारी और मुतवक्के डांट का एहसास भी भूल गया। चंद ही कदम का रास्ता तय करके हुनैन को एहसास हुआ कि वहाँ बहुत लोग थे। अक्सरियत बुराक चमकती सफ़ेद शर्ट और स्याह टाई और स्याह कोट वाले तेज़ से चलते वकला की थी। लोग आ जा रहे थे तेज़ तेज़। हर कदम के साथ रश बढ़ता जा रहा था। औरतें कम थी तो वही स्याह कोट सफ़ेद दुपट्टे वाली जो बड़े बड़े मज़े से कहीं बैठी थीं या चल रही थीं। मर्दों की तरह ऊंचे कहके लगा रही थी। वो तीनों कदम कदम आगे बढ़ाते जा रहे थे। दरमियान में कितने प्लाट से बने थे जहाँ मेज़ें ही मेज़ें थीं। हर एक पे किसी वकील का नाम लिखा था। वो वकला के ओपन एयर ऑफिस थे, सिर्फ एक मेज़ और उन पे जगह जगह लोग बैठे थे। लोग ही लोग। हन्ना का दिल एकदम घुटन का शिकार होने लगा, मगर वो चलती रही। वहाँ लोग इतनी तेज़ी से चलते आ रहे थे गोया सामने वाले से टकराने का इरादा हो। वो इतना शोर कि अल-अमान कानों में भांत भांत की आवाज़ें पड़ रही थी। मुख्तलिफ ज़बानें, बोलियाँ, दर्दनाक गुस्से के तलफ़ुज़, दर्द की बातें। जी, मगर मैं चाहता हूँ कि आप ही प्लीड करें। और साथ से गुजरते वकील की रफ्तार से मिलने की कोशिश करता एक शख्स कह रहा था। इस तवासा के दोनों गवाहों को डिसक्रेडिट करने कोई और करीब में बोला था। वो लाशऊरी तौर पे जुमर के करीब हो गई, जो इत्मीनान और संजीदगी से चल रही थी। चंद जीने अबूर किए और वो इमारत के अंदर दाखिल हुए। वहाँ भी मर्दों का ही समंदर था। लोग चढ़ते ही चढ़े जा रहे थे। हुनैन जुमर के मज़ीद करीब हो गई। अब वो आगे पीछे की बजाय सिर्फ सामने देख रही थी। शोर ही शोर और तवील राहदारियाँ, जिनके इख्तिताम पे एक और राहदारी शुरू हो जाती। कोनों में वकला की मेज़ें थीं, जैसे
جس کو جہاں جگہ مل گئی وہیں بیٹھ گیا۔ اتنی صبح بھی اتنا رش، اس نے ایک ساتھ اتنے مرد، وہ بھی اتنی تیزی سے چلتے، پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ حنین کا دل گھبرانے لگا، عجیب وحشت اور خوف سا اسے زیر اثر لینے لگا تھا۔